हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दो वेव की इंटेंसिटी है, एक की I1 एक की I2। इंटरफेरेंस हुआ है, बेस्ट कॉन्ट्रास्ट के लिए कौन सा रिलेशन सही होगा। ठीक है, तो बेस्ट कॉन्ट्रास्ट एक बार मैं आपको बता दूं क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। जब दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण। तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसमें आपको पता है ब्राइट फ्रिंजेस, इसमें डार्क फ्रिंजेस। तो ब्राइट मतलब वाइट लाइट और यहाँ पे ब्लैक लाइट। ऐसा सिचुएशन जहाँ पे वाइट इधर शिफ्ट होके और ब्लैक इधर शिफ्ट होके, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तभी तो कॉन्ट्रास्ट मैक्सिमम होगा। तो ये कंडीशन बहुत बार पूछी गई है वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ये आप याद रखना कि दोनों इंटेंसिटी का रेशियो जो है वो एक होना चाहिए, यानी कि दोनों इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि एक एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा चुका है कि दोनों का अनुपात होगा, ऑप्शन था 1 2 3 4। तो अगर दोनों इक्वल होंगी तो उनका रेशियो क्या होगा। अगर I1 पहली वेव की इंटेंसिटी I1 और दूसरे की I2 है, और अगर दोनों का अनुपात पूछा जाता है तो एक हो जाता है। इस क्वेश्चन को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। याद रखना कि उन दोनों बेस्ट कॉन्ट्रास्ट अगर चाहिए तो दोनों का जो है वो इक्वल होना चाहिए। और जो आपका यंग का YDSE है, जो YDSE है, ये एक ऐसा फिनोमिना है जो स्पेशली यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो स्पेशली एयरफोर्स और नेवी में इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो मैं आपको दो चार ऐसी बातें बता दूं जो हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। जैसे कि फ्रिंज जो एक्सपेरिमेंट किया था यंग ने डुअल स्लिट का, दो स्लिट लेके, तो उसमें जो फ्रिंज की विड्थ होती है उसका एक फॉर्मूला होता है फ्रिंज विड्थ का, W बराबर आपका D लैम्डा बटे छोटा d। ठीक है, अब ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं आपको बताऊं इसका एप्लीकेशन क्या है। ये जो होता है ये पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी होती है, बड़ी वाली डी, और जो छोटी वाली डी होती है वो दो स्लिट होती हैं, दोनों स्लिट के बीच की दूरी होती है, ये वेवलेंथ होती है। अब जो कलर है, हर कलर के लिए वेवलेंथ अलग होगी। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वो कहेगा कि अगर स्लिटों के बीच की दूरी 1/3 गुनी कर दें तो फ्रिंज चौड़ाई कितनी हो जाएगी। अब आप बताओ, स्लिटों के बीच की दूरी मतलब ये डी, अगर ये डी हमारी घट रही है तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी, यानी कि वो जो ऑप्शन होगा 3 गुना, वो सही हो जाएगा। अगर वो कहेगा कि स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी हमने 4 गुनी कर दी, मतलब बड़ा डी हमने 4 गुना कर दिया, तो ये अब अगर वो कहे, ऐसे भी कह सकता है कि आपको 4 ऑप्शन देगा, आपका बैगनी देगा, लाल देगा, आपको हरा देगा, 4 ऑप्शन देगा, और कहेगा किस कलर के लिए फ्रिंज विड्थ सबसे ज़्यादा होगी। अब आपको पता है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है D लैम्डा बटे D। अगर 4 कलर हैं, अब हम इसमें चारों कलर में देख लेंगे किसकी वेवलेंथ सब, क्योंकि वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उस कलर के लिए फ्रिंज की विड्थ भी ज़्यादा होगी। सेकेंड थिंग, और एक बात एक और, जो कि एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है cdac.in, उस पर भी क्लियरली एक सवाल ऐसा है फ्रिंज विड्थ का जिसमें n लैम्डा बराबर कॉन्स्टेंट वाले फॉर्मूले से लग रहा है, यानी कि ये इतना इंपॉर्टेंट है। जो एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी इस फिनोमेना में पूछा गया है, एक मॉडल पेपर जो दिया है, मैंने कराया भी है। इसको भी मैं बताऊं कैसे पूछेगा। n मतलब नंबर ऑफ फ्रिंज, वो कहेगा कि 20 फ्रिंज बने थे जब वेवलेंथ हमारी 6000 एंगस्ट्रॉम थी, अब हमारी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो अब कितने फ्रिंज बनेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। n लैम्डा बराबर कॉन्स्टेंट मतलब n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2, मतलब n मतलब नंबर ऑफ फ्रिंज और किस वेवलेंथ के लिए, और नंबर ऑफ फ्रिंज इस वेवलेंथ के लिए। तो इस फिनोमेना पे भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आ सकता है। वैसे मैंने चैप्टर वाइज इस इंटरफेरेंस को कराया है, वो पहले कराया था जब मैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मिनिमम डेविएशन एंगल। अब देखो 4 कलर आपको दिए हुए हैं, रेड, येलो और वॉयलेट और वाइट। इन चारों कलर में हमें वो कलर चूज करना है जो मिनिमम डेविएशन एंगल जिसका हो। तो देखो 2 क्वेश्चन होते हैं, एक होता है वेवलेंथ का, ऐसे ही कलर के अकॉर्डिंग वाला, किस कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, किस कलर का मिनिमम। तो याद रखना जो विबग्योर होता है, विबग्योर जो होता है VIBGYOR, इसको आप याद रखना जरूर, क्योंकि हो सकता है 4 कलर दिए जाएं, आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना हो, चाहे वो डेविएशन एंगल का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, चाहे वो वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो। तो आप इसको विबग्योर को जरूर याद रखना, ठीक है। अब इधर क्या होता है, इधर हमारा वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, मतलब सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की होती है, बैगनी की, फिर आपकी इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यानी कि सबसे अगर मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी जाएगी तो आपकी लाल कलर की होगी। सिमिलरली आपका जो डेविएशन एंगल होता है वो इधर की तरफ, ये मैक्सिमम मतलब सबसे मिनिमम जो डेविएशन होता है वो रेड का होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रेड। और सबसे इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, डेविएशन एंगल का, तो वॉयलेट का सबसे मैक्सिमम होता है।
ये मैंने आपको याद क्यों कराया, क्योंकि हो सकता है आपको 4 कलर दिए जाएं, आपको लाल, सफ़ेद, हरा और नीला, और आपसे कहे इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, बढ़ते या घटते रंग में लगाओ, 4 ऑप्शन होंगे। तब अगर आपको विवग्योर याद होगा तो आप उसको ईजिली लगा पाओगे। अभी क्या है कि मैं एयरफोर्स, ये जो सीरीज़ है वो नेवी वालों के लिए स्पेशली है, लेकिन एयरफोर्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स जो है बहुत कम वेरी करती है। स्पेशली ये सीरीज़ नेवी वालों के इसलिए है क्योंकि मेरे गाँव के सर्कल में 10 किलोमीटर भी अगर कोई बच्चा नेवी का इन पास्ट में पेपर दिया है तो मैं उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2-3 जगह मैं खुद बाइक लेके गया हूँ और उनसे क्वेश्चन डिस्कस करें, भले ही मुझे 2 क्वेश्चंस मिले, लेकिन जेन्युइन में वही चीज़ें अभी करा रहा हूँ जो नेवी और नेवी AA और SSR के प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छी हैं। तो इन वीडियोज़ को आप मिस मत करना अगर आप नेवी के एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हो। एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप है उसमें जो इंटरमीडिएट इमेज है वो कैसा होता है। ये क्वेश्चन नेवी के एग्जाम में, रिसेंट जो नेवी का एग्जाम हुआ है, जिस बच्चों ने दिया है, जिन बच्चों ने, उनको पता चल रहा होगा, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना, इस चीज़ को क्रॉस चेक करना कि क्या ये क्वेश्चन आया था। इसमें पूछा गया था कंपाउंड। अब आपको एक स्क्रीन पे मैं विजुलाइज करा रहा हूँ ताकि आप लोग भूलो ना। जो आपको दिख रहा है जहाँ पे एक्चुअल लाइन मीट कर रही है वो होता है कौन सा, आपका रियल होना चाहिए। इमेजिनरी लाइन देखो जहाँ पे मीट कर रही है वो हमारा मिडिवल नहीं हुआ, वो इंटरमीडिएट नहीं हुआ। इन्होंने मध्यवर्ती पूछा था, तो मध्यवर्ती के लिए आपको दिख रहा है कि जो अब देखो ये आपका उधर साइड है वो कौन सा, आई लेंस है, क्योंकि वो आई लेंस इसलिए क्योंकि उधर आई से हम लोग देखते हैं, इधर हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस है तो कैसा है, कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स के राइट में बन रहा है, मतलब रियल होगा, और रियल होगा तो इमेजिनरी वाले दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब हमारा रियल है, लेकिन अब देखो दोनों ऑप्शन में सीधा और उल्टा का, अब आप देख पा रहे हो कि ये उल्टा बन रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, रियल एंड हमारा उल्टा और बड़ा, ठीक है, मैग्नीफाइड। तो अभी क्या है कि मैंने आपको फिगर इसलिए दिखा दिया क्योंकि अभी आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का तो तुरंत विजुलाइज करने का यही एक वो होता है, तो आपको तुरंत याद आएगा हाँ वो कंपाउंड के राइट में बन रहा था, मतलब रियल था, और नीचे मतलब उल्टा था और बड़ा था, तो बी ऑप्शन राइट है। जो थर्ड क्वेश्चन है ये क्या है कि 9:1 रेशियो दिया गया है उनकी इंटेंसिटीज़ का, दो इंटरफेरेंस में। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी से आप लोग उसमें मैंने एक बात भूल गया था, मैं अभी बता दूं इस क्वेश्चन के थ्रू। जो आपका इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। आयाम, उसकी जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, वो उस वेव का जो आयाम एम्पलीट्यूड है उसके स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इन केस अगर सीधा आपको 2 इंटेंसिटी दी जाए, आयामों का अनुपात पूछा जाए, तो बस उन इंटेंसिटी का अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वही तो हमारा एम्पलीट्यूड होगा। यानी कि अगर इनसे सीधा हमें अगर A1 और A2 का रेशियो पूछा जाता, ईजी क्वेश्चन हो जाता, तो वो 3:1 हो जाता, क्योंकि इंटेंसिटी 9:1 थी, इनका वर्गमूल लो तो 3:1 हो गया। लेकिन इसी के साथ साथ आप एक बात और याद रखना कि अगर कभी भी आपको A1 और A2 मिल जाएं, A1 और A2 मिल जाएं, जैसे कि इससे हमें मिल गए, क्या हो गए, 3 और 1 हो गए। अगर A1 A2 आपको गिवन हो ना हो तो एक स्टेप आगे आप निकाल सकते हो। उसके बाद अगर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज़ का रेशियो निकालना हो तो एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, आप क्या करो, इन दोनों को पहले जोड़ दो, 3 और 1 को 4 हुए, उसका स्क्वायर कर दो, बटे नीचे इन दोनों को घटा दो और उसका स्क्वायर कर दो, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर किया 4। ये आपका रेशियो हो जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज़ का। इसको मैं मैथमेटिकली में लिख के भी बता रहा हूँ, ऊपर हुआ 16, नीचे हुए 4, तो हमारा रेशियो आ गया 4:1, यानी कि ऑप्शन हमारा सी राइट हो गया। अभी इसको लिखना है तो कैसे, इसको एग्जाम में हॉल में लिखना नहीं आपको, होता ये है कि A1 + A2 का होल ऑफ स्क्वायर बटे A1 - A2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये हमारा होता है आई मैक्सिमम, ये होता है इंटेंसिटी मिनिमम। तो ये फॉर्मूला प्रेमी आप मत बनो, आप आदत अगर यहाँ पे मिनिमाइज करोगे कैलकुलेशन तभी आप एग्जाम हॉल में कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में सभी क्वेश्चन कर पाना चैलेंज नहीं होता है, गिवन टाइम में कर पाना, एक्यूरेसी पे वर्क करो। वो कब होगा, हमने 9:1 देखा, 9:1 से हमें पता चला 3:1, अब हम 3 में 1 जोड़ा 4, 4 का वर्ग 16, 3 में 1 घटाया 2, 2 का वर्ग 4, काटा 4, 1, इतना फास्ट आप करोगे तो सिलेक्शन इंश्योर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एटम में सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस r है तो थर्ड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितनी होगी, r/3 या 3r या 2.25r या 1.5r। तो देखो इसके लिए आपको पता हो, जो बोहर का एटम होता है उसके लिए जो r का जो डायरेक्ट r का फॉर्मूला क्या है, 0. ये आपको याद नहीं रखना, मैं आपको बस बता रहा हूँ, 529 n स्क्वायर, मतलब जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, सेकंड है 2 है, अकॉर्डिंगली हो जाएगा, बटे z मतलब उसका परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पे ये तो दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा,
ये भी यहाँ पे इसकी बात नहीं करी गई है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु ही है, दोनों के लिए जेड सेम है जो एटॉमिक नंबर है, यानी कि रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। बस इससे अब कर सकते हो, क्योंकि अब याद यही रखना, क्योंकि इन जनरल नेवी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं, कभी एटॉमिक नंबर पे भी बेस्ड आ सकता है। तो अब याद रखना कि जो आपका आर होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एन स्क्वायर के। अब देखो, अब कर लो, आर जो दूसरी कक्षा की थी वो आर थी, बटे तीसरी कक्षा की हमें फाइंड करनी है, एक्स मान लेते हैं। अब दूसरी कक्षा थी तो एन का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का वर्ग 4 कर दिया, बटे तीसरी कक्षा की फाइंड करनी है, मतलब 3 का वर्ग, क्योंकि स्क्वायर है तो 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 9 इधर आएगा तो 9r/4। अब 9/4 को जब कट करेंगे तो 4 को जब कट करेंगे तो 2 बार कट जाएगा, 8 से पूरा पूरा। अब एक बचा, एक में 0 लगाया तो 10 हुआ, तो 2 बार 8 2, तो हमारा आंसर आ गया 2.25R, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। अभी हो सकता है कि यहाँ पे कहता कि एक जो एटम है उसका परमाणु क्रमांक कुछ है, उसके लिए R थी, तो दूसरा का परमाणु क्रमांक इतना है, तब उसके लिए रेडियस क्या होगी, तो तब हम R इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कर देते जेड के। तो ये 2 क्वेश्चन नेवी के एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो आप एकदम से तैयार रहना। और ये सीरीज जो मैं करा रहा हूँ अभी, इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से रिसर्च करके आपको करा रहा हूँ। 5th क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का, तो उसमें कौन सा फोर्स जो है गिवन ऑप्शन में से कौन सा फोर्स उसमें रेस्पॉन्सिबल होता है अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग में, वो फोर्स हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो देखो एक बार समझ लेते हैं, सपोज यहाँ पे कोई ये न्यूक्लियर है और यहाँ पे अल्फा कण है। अल्फा कण मतलब क्या होता है, हीलियम का नाभिक, मतलब हीलियम का नाभिक मतलब 2He4, यानी कि इस पर कितना चार्ज होगा, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा। यहाँ पे सपोज हम गोल्ड मान लेते हैं, ठीक है, Au मान लेते हैं, जिसका 79 है, यानी कि इस पर 79 का है। अब क्या है कि जब रदरफोर्ड ने जो अल्फा स्कैटरिंग किया था, आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा 12th में बहुत अच्छे से। अभी क्या है कि इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल लग सकता है, क्योंकि ये बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो इनका जो mg होगा इसका नीचे की तरफ इसका बहुत मतलब नेग्लिजिबल होगा, तो ग्रेविटेशनल तो कभी नहीं हो सकता। अब न्यूक्लियाई फोर्स, नाभिकीय बल, वो क्या होता है, वो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन पे लगता है ना, इनसाइड द न्यूक्लियर। ये आउटसाइड वाला सिस्टम है, ये भी नहीं हो सकता। चुंबकीय मैग्नेटिज्म जैसा यहाँ पे कुछ है नहीं, तो वो ऑब्वियसली कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि कूलम्बियन जो फोर्स होता है, यहाँ पे इन दोनों में रिपल्सन हो रहा होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्सन के कारण अब ये हेड टू हेड कोलिशन अगर नहीं हो रहा होगा तो इस तरह से यहाँ पे ही डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये इधर ऐसा डिफ्लेक्शन ऐसा आपको देखने को मिलेगा, वही अल्फा स्कैटरिंग। तो यानी कि वी कैन से कि जो इन दोनों के बीच में जो रेस्पॉन्सिबल फोर्स होता है वो कई बार कूलम्बियन, ऑप्शन में कूलाम्ब बल लिखा होगा, कूलाम्ब, ठीक है। अब आपको पता है यही जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, तो यानी कि यहाँ पे ये हो गया। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% केसेस में आपको ऑप्शन में कूलम्बियन फोर्स दिखेगा, वो आपको ऐड करना है। एक और जरूरी बात मैं बता दूं, इसके साथ आप जरूर याद रखना, जो आपका n होगा, नंबर ऑफ अल्फा स्कैटरिंग, जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/sin⁴ θ/2। एयरफोर्स वाले बच्चे इस चीज़ को इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली नेवी AA और SSR मत करना, क्योंकि वहाँ पे लेवल अप रहता है थोड़ा। क्या अभी हमने एयरफोर्स का पेपर देखा, बहुत ईजी आया। अगर एयरफोर्स की अच्छी तैयारी है तो आपको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है नेवी के लिए, क्योंकि नेवी में थोड़ा मॉडरेट पूछ लेते हैं क्वेश्चंस नेवी AA में। तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसा बन सकता है वो मैं बहुत बार करा चुका हूँ, लेकिन इस फॉर्मूले को भी आप याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन है, किसी एटम के वॉल्यूम और न्यूक्लियर के वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। अब देखो, आई नीड योर 100% कंसंट्रेशन, आप बिल्कुल ध्यान से समझना। सरल बहुत है लेकिन कन्फ्यूजन भी उतनी ही ज़्यादा है। अभी क्या है कि एक परमाणु है, उसके अंदर नाभिक होता है, ये सबको पता होगा। तो अगर अंदर नाभिक होता तो नाभिक की जो त्रिज्या होगी वो परमाणु की त्रिज्या से छोटी होगी। अब फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में अगर बड़ा है लिखा हुआ है तो वो छोटा उल्टा कहा जाता है। अगर नॉर्मली देखें, अगर देखो आपको ये तो पता चल गया कि नाभिक और परमाणु, अब नाभिक अंदर होता है परमाणु की, तो नाभिक की त्रिज्या छोटी होगी, तो छोटी होगी मतलब ये 10⁻⁻15 होती है, ये 10⁻−10 होती है। ये मैं त्रिज्याओं की बात कर रहा हूँ, और ये अप्रॉक्स होती हैं लगभग। अभी देखो, इसको मैं पहले साथ साथ याद करा दूँ, क्योंकि 1-2 मार्क्स में ये भी पूछे, सिंपली यही पूछा जाएगा कि किस कोटि की होती है, ऑप्शन होंगे। तो आप याद रखना, नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो छोटी होती है परमाणु से, और छोटा, आप ये मत सोचना कि 15 ये बड़ा है, ये माइनस में है, फ्रैक्शन है, इसलिए ये बड़ा वाला छोटा अपीयर होता है, ठीक है। अभी ये तो बात हुई रेडियस की, ये भी आप इनका भी रेशियो पूछा जा सकता है। हो सकता है नाभिक और परमाणु की रेडियस का रेशियो पूछा जाए, पहले इस क्वेश्चन को भी भूल जाना, तभी मैं कह रहा हूँ इससे बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं।
तो 10 की घात -15 बटे 10 की घात -10। अब ये -10 ऊपर जाएगा तो +10 हो जाएगा, गुणा में भाग में घातें ऊपर जाएगा तो वो फिर गुणा में घातें जुड़ती हैं, यानी कि 10 की घात +10 हो जाएगा, यानी कि ये रेशियो 10 की घात -5 आया। जब नाभिक ऊपर हो सकता है सवाल में कहे कि परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या का अनुपात बताओ, तो आप परमाणु की ऊपर लिखेंगे, परमाणु की ऊपर लिखेंगे मतलब 10 की घात -10 बटे नाभिक की नीचे लिखेंगे 10 की घात -15। तो जब ये रेशियो निकालेंगे तो ये 10 की घात +5 आएगा। आपको दो वेरिएबल यहाँ पे मिले, वेरी करके आंसर। ये -5 कब आता है? जब हमारा ऊपर क्या रहे, नाभिक रहे, लेकिन अगर परमाणु ऊपर रहेगा तो 10 की घात +5 आएगा। आई होप आपको ये दो बातें समझ में आई होंगी। इन दो बातों से भी नेवी के एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। अभी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता क्या है, 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि रेडियस का क्यूब होना चाहिए। अब ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, कट जाएगा, रेशियो निकालना है तो रेडियस का क्यूब करना है। अब देखो ऊपर काय का रखना है, ऊपर हमें परमाणु का रखना है। परमाणु, अब मैंने आपको एक बार फिर लिख दूं, परमाणु और नाभिक। नाभिक परमाणु के अंदर होता है, छोटा होता है, छोटा होता है मतलब 10 की घात -15 और परमाणु 10 की घात -10। अब इनका क्या है कि ऊपर हमें किसका रखना है, परमाणु का। वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का पूछा है, आयतन का 4/3 पाई r क्यूब, तो परमाणु का क्यूब यानी कि 10 की घात -10 का क्यूब ऊपर करेंगे बटे। अब हमें नाभिक का आयतन नीचे लिखना है, नाभिक मतलब 10 की घात -15 का होल क्यूब नीचे रखना है, तो ऊपर हो जाएगा 10 की घात -30 हो जाएगा, और नीचे ये -45 होगा, लेकिन ऊपर जाके +45 हो जाएगा, ऊपर जाएगा +45, तो 10 की घात -30 + 45 यानी कि 10 की घात +15 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, 10 की घात +15, यानी कि हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया। हो सकता है स्क्रीन में आपको प्रॉब्लम होती हो, तो मैं आपको बता दूँ, आपके जूनियर्स इसी स्क्रीन से पढ़ के एयरमैन में बहुत सारे बेलगांव हैं, बहुत सारे चिल्का हैं और बहुत सारे बेलगांव जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कभी भी आपका सीखना है, अगर लर्निंग जो है वो ये डिटरमाइन नहीं कर सकता कि कैसा प्लेटफॉर्म है, हाथ से क्वेश्चन लिखता है या फिर डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाता है, ये सारी चीज़ें एक्सक्यूज़ होती हैं। और जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसे रियल कंटेंट से मतलब होता है, और मैं आपको ट्रस्ट करा रहा हूँ, मैं आपको एश्योर करा रहा हूँ, अगर आप कंटेंट में बिलीव रखना जानते हैं तो आप लक्ष्य एयरफोर्स को चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मैं वो चीज़ें कराता हूँ जो बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें कराता हूँ। बस आप मेरे साथ बने रहो, कोऑपरेट करते रहो। अगर मैं फ़ोन की स्क्रीन पे फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हो। 7वां क्वेश्चन है, एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है। अगर इसको दो इक्वल पार्ट्स में काटा गया है तो फिर एक पार्ट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, यानी कि ईच पार्ट का सेपरेटली जो m है वो क्या होगा। देखो कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रॉमिस किया था, ऐसे मैग्नेट को कट करने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए वो सभी मैं करा दूंगा, तो मैं वो सभी क्वेश्चन करा रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर लिया होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अनुराग कुमार, वहाँ पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाऊँगा। वहाँ पर मेरा बहुत जल्द प्रैक्टिस का एक फ्री स्पेशल कोर्स आने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पर पढ़ने आ जाना जब मैं लाइव पढ़ाया करूँ, क्योंकि अगर आप लोग वहाँ पर नहीं आओगे तो मैं वहाँ पे एकदम नया हूँ, अभी अनअकैडमी वाले बच्चे अनुराग को नहीं जानते हैं, तो उन सब तक पहुँचने में आप मेरी मदद करना, क्लासेस में आ जाया करना। और वहाँ पे अगर कोई आप बैच खरीदते हो तो मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो लक्ष्य12, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप वहाँ पे कोई एक बैच आया हुआ है अभी रिसेंट, तो अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा रेफरल कोड यूज कर लेना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अभी क्या है कि एक मैग्नेट है यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे समझने पे फोकस करना दो तरह से, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब इन्होंने ये नहीं कहा, इसको बराबर लंबाई के दो भागों में, दो पार्ट्स में कट करा गया है। कोई बच्चा है वो इसको ऐसे कर सकता है अलोंग द एक्सिस, तभी तो दो बराबर पार्ट्स हुए। अब कोई बच्चा है वो कहता है नहीं, मैं इसको परपेंडिकुलर ऐसे कट करूँगा तभी भी, तो ये इक्वल पार्ट्स एक ये हो गया, इसका नॉर्थ और साउथ बना लेता हूँ, और ये इक्वल पार्ट्स ये हो गया, दो इक्वल पार्ट्स हो गए। लेंथ हमने अगर पूरी L थी तो L/2 हो गई, अब की बार लेंथ कितनी हो गई L/2, और इतने पार्ट की भी L/2। सिमिलरली इसमें अब की बार लेंथ तो वही रही, अब की बार क्या हुआ, लेंथ तो इसकी भी वही है, इसकी भी वही है, क्योंकि पैरेलली काटा है, लेकिन अब की बार यहाँ पे पोलर स्ट्रेंथ जो है वो अफेक्ट हो जाएंगी। इस केस में परपेंडिकुलर काटोगे तो उसकी पोलर स्ट्रेंथ देख रहे हो आप नहीं अफेक्ट हुई, लेकिन इस केस में पोलर स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी, यानी कि m/2 हो जाएगी, इसकी भी m/2 हो जाएगी, लेकिन लेंथ अब इसमें दोनों केसेस में L ही रही। अब देखो अगर इन्होंने डिस्टिंक्ट नहीं बताया है कि परपेंडिकुलर काटना है कि एक्सियल के अलोंग काटना है, तो आप एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, पोलर स्ट्रेंथ इनटू उसकी लेंथ, यही तो होता है। अब इस केस की बात करें तो इस केस में पोलर स्ट्रेंथ हमारी हाफ हो गई, मतलब m/2, लेकिन लेंथ वही रही, तो ओवरऑल जो है ml/2 आया,
ml मतलब इनिशियली जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था उसका आधा आया, इस केस में हमारा m/2 आ रहा है। लेकिन सर आपने m/2 कैसे ऐड कर दिया, इस केस में क्या होगा, अब इस केस के लिए अब देख लो परपेंडिकुलर काटा है, अगर ये परपेंडिकुलर ऐसे काट दिया, ये इसका नॉर्थ ये साउथ, अब की बार तो मैग्नेटिक जो पोलर स्ट्रेंथ है वो अफेक्ट नहीं हुई, फॉर्मूला होता है ml, यानी कि m तो वही रहा, पोलर स्ट्रेंथ अफेक्ट नहीं हुई, लेकिन लेंथ तो आधी हो गई, l/2 करेंगे चाहे कुछ करो तब भी हमारा जो इनिशियल बटे 2 आ रहा है, यानी कि दोनों ही कंडीशन में चाहे उसको ऐसे काटें या ऐसे काटें, हमारा जो वो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो आधा हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा इजी वे में पूछ सकता है तो वो ऐसे पूछ सकता है, एक चुंबक है, वो कहेगा उसको लंबवत काट, उसको अक्ष के समांतर ऐसे दो भागों में काट दिया, तो कहेगा पोलर स्ट्रेंथ पे, ध्रुव सामर्थ्य पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इस केस में ध्रुव सामर्थ्य हमारा आधा हो जाएगा। लेकिन अगर वो कहे एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, उसको अगर लंबवत काटे, लंबाई के लंबवत, तो उसके बार उसके ध्रुव सामर्थ्य पे क्या फर्क पड़ेगा, तब उसकी ध्रुव सामर्थ्य पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप मैं जो बताता हूँ वो पॉइंट्स आप लोग लिख रहे हो, अगर एक मूवी की तरह लेटे लेटे देख रहे हो तो इसका जो आउटपुट है उतना आउटकम है उतना नहीं मिलेगा। अगर आप लोग भी मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हो, आप लोग भी टेबल पे और कुर्सी पे बैठ के अच्छे से चीज़ों को लिखते जा रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तभी आपको इसका 100% बेनिफिट मिलेगा। आई होप आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि सिलेक्शन लेना इतना इजी होता तो आज हर घर में एक एयरमैन होता। थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको वो मेहनत हंस हंस के अच्छे वे में, बिना टेंशन लेके, बिना एंग्जाइटी के, बिना एग्ज़ाम फियर के कैसे करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहो। आप वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, वीडियोज़ पे कमेंट कर दिया करो जिससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत एंथुसियाज्म मिलता है। तो बस आप लोगों का यही सपोर्ट होता है, लाइक कर दो और एक अच्छा सा कमेंट हो सके तो कर दो। तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है और आपकी अगर जेन्युइनली कुछ हेल्प हुई है, अभी तक 7 क्वेश्चन में कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ पॉज कर दो। 8वां क्वेश्चन तभी कराऊंगा जब आप पॉज करके लाइक कर दोगे। आई होप आपने मेरी बात सुनी है और पॉज करके लाइक कर दिया है। एक चुंबकीय स्टील का वायर था, उसकी लेंथ कितनी थी, L थी, एक L लेंथ का, ये मैंने लेंथ बना दी, ठीक है, ये वायर था एक, ठीक। अब इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो m था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m था इसका। जब क्या करा, इसे L आकार में, इसको L साइज में हमने मोड़ दिया, ऐसे L ऐसी होती है, वो भी ऐसे मोड़ा है कि ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, कह रहा है जिसकी दोनों साइड्स जो है वो इक्वल हैं। अब हमने जब L साइज में मोड़ दिया तब इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम्स में। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, पोलर स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। अब L साइज में मोड़ दिया गया तो अब ये L/2 हो जाएगी, ये पूरी L थी तो ये L/2 हो जाएगी। अब जो लेंथ रेस्पॉन्सिबल होगी उसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए, डायपोल द्विध्रुव, यहाँ पे अगर हम पोलर स्ट्रेंथ ये m-m, तो ये जो उसका राइट एंगल्ड बन गया, राइट L साइज में जैसे ही बेंड किया ये राइट एंगल्ड बन गया, राइट एंगल्ड का जो हाइपोटेनस होगा वही लेंथ तो रेस्पॉन्सिबल होगी। बेसिकली यहाँ पे जो लेंथ होगी वही, अगर ये हम निकाल लें जल्दी से तो हम बहुत जल्दी से आंसर क्लिक कर पाएंगे। अब देखो कर्ड का वर्ग बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, मतलब इसका स्क्वायर यानी कि L²/4 प्लस इसका स्क्वायर, मतलब इसका भी वर्ग करेंगे तो ये भी L²/4 हो जाएगा, यानी कि एलसीएम लेंगे 4, ऊपर होगा 2L², यानी कि ये 2 से 2 बार कट गया, यानी कि L²/2 आया उसका स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो L/√2 आएगा, यानी कि जो इसका L साइज में बेंड करने पर जो लेंथ रेस्पॉन्सिबल लेंथ आएगी वो L/√2 आएगी। अब क्या है, m इंटू L/√2 लेंथ का मान रख दो, तो ये ऊपर इनिशियल m/√2 यानी कि डी ऑप्शन। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर L साइज वाला क्वेश्चन आया तो एग्जाम में आपको इतना पूरा महाभारत करने की नीड नहीं है, आपको याद होने चाहिए यार m/√2, क्योंकि आपके दिमाग में एक घंटी बजे L साइड मतलब हाइपोटेनस बना था, उसकी L/√2 निकाली थी तो √2 बटे में आएगा। ऐसे ही मैं अभी एक क्वेश्चन और इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ, एक सेमी सर्कल का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, एक वायर को सेमी सर्कल में बेंड किया गया, उसका आंसर आता है थोड़ा डिफरेंट होता है, m रहूँगा क्योंकि मैं ड्यूरेशन थोड़ा लिमिटेड रख रहा हूँ अभी, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। तो आई होप आपको इन वीडियोज़ से हेल्प हो रही है। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हो तो आपको सिर्फ हमें अप्रिशिएट करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन चीज़ों से आपकी हेल्प हो रही है या नहीं, और आपको एक लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस कर देना है, बहुत मोटिवेशन मिलता है।